दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारे पास 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की एक अडेप्टर आई हुई है जो ख़राब है। आज हम इसे खोलेंगे, इसकी कार्य प्रक्रिया को समझेंगे और इसे कैसे ठीक किया जाए यह भी देखेंगे। इस अडेप्टर को पहले पावर में लगाकर यह देखने की आवश्यकता है कि इसकी समस्या क्या है। यह 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की अडेप्टर है और ये इसकी आउटपुट की वायर है जो एक रेड है पॉजिटिव की और वाइट है नेगेटिव की। और इसे चेक करने के लिए हमने एक सॉकेट लगाया हुआ है जो कि सीरीज़ के लाइन से कनेक्टेड है। इसी सॉकेट पर इसे लगाकर पहले इसकी आउटपुट की वोल्टेज को चेक करेंगे ताकि यह समझ में आए कि इस अडेप्टर में समस्या क्या है। और आउटपुट चेक करने के लिए मल्टीमीटर के दोनों प्रोब पर मैंने इसके आउटपुट वायर को क्रोकोडाइल क्लिप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। रेड को रेड प्रोब पे दिया हूँ और वाइट जो इसकी नेगेटिव वायर है उसे ब्लैक प्रोब पर मैंने क्रोकोडाइल क्लिप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। चूँकि ये 12 वोल्ट की अडेप्टर है इसीलिए मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर सेलेक्ट कर रखा है ताकि इसकी आउटपुट वोल्टेज हमें समझ में आए कि ये कितनी आउटपुट वोल्टेज दे रही है। अब जब इस पर मैंने पावर दिया तो आप देख सकते हैं ये 1.43 वोल्टेज की सप्लाई दे रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। चूँकि ये 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की अडेप्टर है तो इसे 12 से 13 वोल्ट की सप्लाई देनी चाहिए, लेकिन 1.43 पर इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अब जैसे ही मैंने इसके पावर को कट किया, आप देखिए 2.9 तक वोल्ट गई। एक फ्लक्चुएशन के साथ इसमें वोल्टेज बढ़ी और पावर कट करने के बाद वोल्टेज का बढ़ना और फिर धीरे से वोल्टेज का पूरा कम हो जाना, ये समस्या इसमें है। इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें इस एडेप्टर को पहले खोलना पड़ेगा और फिर इसके अंदर के पीसीबी को समझने की आवश्यकता होगी कि क्या समस्या इसमें है। दोस्तों, एडाप्टर को खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये इसके अंदर की सर्किट है। इस सर्किट पर ये मॉसफेट है और मॉसफेट को ये 2 ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विचिंग करवाई जा रही है। दोस्तों, किसी भी तरह के एसएमपीएस को बनाने के लिए या तो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर या फिर एसटीआर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में जो भी इस तरह की अडेप्टर होती है, एक पावर सप्लाई होती है, उस पावर सप्लाई में या तो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर या एसटीआर का उपयोग किया जाता है और इन तीनों ही परिस्थिति में इनकी स्विचिंग की प्रक्रिया होती है और स्विचिंग के द्वारा ही आपको एक निश्चित वोल्टेज और एम्पेयर की प्राप्ति होती है। और बहुत कम एम्पेयर की आवश्यकता चूंकि एलईडी बल्ब में पड़ती है, इसलिए हम वहां पीएफ ड्रॉपर सर्किट भी देखते हैं जो 220 वोल्ट से आपको एलईडी को प्रकाश में लाने के लिए एक वोल्टेज उपलब्ध करवाती है और उसमें पीएफ के कैपेसिटी में बदलाव कर आप एम्पेयर में बदलाव करते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी उपकरण चलानी होती है उस परिस्थिति में आपको एम्पेयर अधिक चाहिए होता है, इसलिए वहां ट्रांजिस्टर, मॉसफेट या फिर एसटीआर का उपयोग किया जाता है और इसकी स्विचिंग करवाई जाती है जिसके द्वारा आपको एक निश्चित वोल्टेज मिलता है। इसीलिए चूंकि ये स्विचिंग के द्वारा होती है इसीलिए इसका नाम स्विच मोड पावर सप्लाई रखा गया है। एसएमपीएस का पूरा मतलब ही यही होता है कि ये स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक पावर सप्लाई है जो कि आपको 220 वोल्ट से 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की सप्लाई देती है। लेकिन अभी जब हमने इसमें पावर लगाकर चेक किया तो आप देखें कि 1 पॉइंट कुछ वोल्ट आपको सप्लाई में मिल रही थी और जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया तो इसकी वोल्टेज जो थी थोड़ी सी बढ़ी, 2 पॉइंट कुछ वोल्ट बनी और उसके बाद फिर ये कम हो गई। तो कहीं ना कहीं इसमें समस्या है। हालांकि प्रॉपर अगर हम चेक करने जाएं तो हमें स्टार्टिंग फ्यूजेबल रेजिस्टेंस से बढ़ते हुए आगे डायोड को चेक करते हुए, इसकी स्विचिंग ट्रांजिस्टर को चेक करते हुए, मॉसफेट को चेक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रक्रिया तो यही कहती है, लेकिन चूंकि इसमें हमें कुछ वोल्टेज मिल रही है उस परिस्थिति में इसकी जो डायोड वगैरह है वो सही होनी चाहिए।
क्योंकि डायोड अगर खराब हुई होती तो इसका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है वो उड़ गया होता, और मॉस्फेट भी अगर शॉर्ट हुई होती तो इसका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस उड़ गया होता। क्योंकि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस देखने में एकदम सही प्रतीत हो रही है, इसलिए ये बोलना सही रहेगा कि इसकी डायोड और मॉस्फेट तो सही होगी। फिर भी इसको चेक कर लेता हूं। दोस्तों, इसकी कोल्ड टेस्टिंग के लिए हमने इसे पावर प्लग से इसके अडेप्टर के जो पावर आ रहे थे उससे अलग कर लिया है। अब ये बोर्ड पूरी तरह से अलग हो गई है, और ये 4 डायोड जो लगे हुए हैं ये ब्रिज की काम करती है, और ब्रिज के द्वारा ही हमें एसी से डीसी में वोल्टेज कन्वर्ट होता है। अब इसे चेक करने का जो तरीका है, किसी भी डायोड को चेक करने का, अगर आपके पास नॉर्मल ये मल्टीमीटर इस तरह की मौजूद है तो आप इसे कंटिन्यूटी पे रखिए, और कंटिन्यूटी पे रखकर आप डायोड टेस्ट कर सकते हैं। और महंगे मल्टीमीटर पे डायोड टेस्ट करने के लिए डायोड का सेक्शन अलग से बना होता है। अब इसमें डायोड टेस्ट करने के लिए आपको साधारण तौर पे आप देख सकते हैं हर डायोड पे एक तरफ सिल्वर की पट्टी बनी होती है और एक तरफ ब्लैक होता है। तो सिल्वर की पट्टी जहां बनी होती है वहां आपको ब्लैक प्रोब लगाना है मल्टीमीटर का, और दूसरी तरफ आप रेड लगाइएगा तो एक डायोड रेंज आपको शो करेगा। और जब उलट कर आप लगाइएगा तो इस पे कोई रेंज नहीं दिखनी चाहिए। ऐसे ही तमाम डायोड में आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी डायोड में कोई खराबी होगी तो उस कंडीशन पे वो बीप साउंड करेगा, या फिर दोनों ओर से कुछ न कुछ वैल्यू बताएगा। अब ये डायोड अगर मैं टेस्ट कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ चारों के चारों डायोड जो है वो सही है। ये चारों डायोड यहां सही मिले हैं। फिजिबल रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो फिजिबल रेजिस्टेंस भी काम कर रही है। ये 8 ओम्स के रेंज पे बता रही है वैल्यू की। अब इस बोर्ड को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें 6.8 400 वोल्ट की कैपेसिटर लगी हुई है, जो कि प्राइमरी सेक्शन में इसको कनेक्ट किया गया है। ये कैपेसिटर भी देखने में ठीक ही है। वहीं सेकेंडरी सेक्शन में इसमें 1025 वोल्ट की कैपेसिटर लगी हुई है। 1000 यूएफ 25 वोल्ट की कैपेसिटर है। ये भी कैपेसिटर ऊपर से देखने में कहीं कोई खराबी नहीं आ रही है। तो मॉस्फेट चेक करने का समय आता है कि मॉस्फेट में कोई खराबी है क्या। मॉस्फेट में कोई खराबी देखने के लिए मॉस्फेट के ड्रेन पिन पर और सोर्स पिन पर, ड्रेन पे ब्लैक लगाकर सोर्स पे जब रेड लगाइएगा तो एक डायोड की वैल्यू शो करेगी। ड्रेन जो है वो बीच वाली पिन है, और सोर्स जो है आप मॉस्फेट को अपने तरफ रखिएगा तो दाहिने हाथ वाली पिन सोर्स की रहती है। और आपको पता होगा कि किसी भी मॉस्फेट को स्विचिंग करने के लिए उसके गेट पे पल्स दिया जाता है, और पल्स देने के लिए बहुत सारी सर्किट है, जिसमें ये 2 ट्रांजिस्टर की यहाँ एक सर्किट बनी हुई है, इसके द्वारा इसे पल्स दिया जा रहा है। तो इन परिस्थिति में ये दोनों जो है ये खराब होती तो जो आपको 1.2 वोल्ट दिखा रहा है वो भी नहीं दिखाता। उस कंडीशन में एक समस्या आ सकती है इसकी। ये जो कैपेसिटर है स्विचिंग के लिए, ये 10 MFD 50 वोल्ट की कैपेसिटर है, जो इस सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए लगाया जाता है, और ये स्विचिंग में इसको सहयोग करता है, जिससे इसकी स्विचिंग बढ़ती है और वोल्टेज आउटपुट बढ़ जाता है। अब किसी भी कैपेसिटर को चेक करने के लिए कैपेसिटर चेक करने की मल्टीमीटर आती है। आप नॉर्मल मीटर से कैपेसिटर चेक करेंगे तो आपको एक अंदाज ही मिलेगा। आप पूरी प्रक्रिया उससे नहीं कर सकते हैं, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो कैपेसिटर सही है या खराब है। दरअसल ये कैपेसिटर की कीमत बहुत अधिक नहीं है, इसीलिए आप इसे सीधा बदल कर भी देख सकते हैं। तो पहले हम इस कैपेसिटर को चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वोल्टेज में कोई बढ़ोतरी हुई है कि नहीं। ये हमने कैपेसिटर को निकाल लिया है, और चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसके
पॉइंट को साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद इस पे एक नई कैपेसिटर लगाकर देखते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसलिए इसमें प्लस और माइनस को ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं किसी भी कैपेसिटर में जहां इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगी उसकी एक तरफ प्रिंट बनी होती है। जहां प्रिंट बनी होती है, चाहे वो व्हाइट में बनी हो या ब्लैक में बनी हो, वो कैपेसिटर का माइनस होता है। और आप देख सकते हैं ये हमने कैपेसिटर जो लिया है ये 10 MFD 50 वोल्ट की कैपेसिटर ही हमने ली है, जो इसमें लगी हुई थी सेम वैल्यू की है। तो यहाँ प्लस को प्लस देखते हुए और माइनस को माइनस देखते हुए यहाँ कैपेसिटर हम सोल्ड कर देंगे। कैपेसिटर सोल्ड करने के बाद हमें पुनः एक बार इसे चेक करना होगा कि क्या ये सही काम कर रही है कि नहीं। ये हमने कैपेसिटर को सोल्ड कर दिया है। अब इसकी दोनों पॉइंट को, जो तार बाहर निकली हुई है, उसे काट के हटा देते हैं। काट के हटाने के बाद ये हमारी सीरीज वायर है, आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। और आप देखिएगा कि जब इस पे मैं वायर को जोड़ता हूं तो हमारी बल्ब जलेगी, बल्ब की रोशनी आपको आती दिखेगी। आप देख सकते हैं बल्ब की रोशनी आ रही है। अब इस सीरीज वायर को कनेक्ट करते हुए हम इसमें सप्लाई ऑन करेंगे। ये हमारी लाइव एंड न्यूट्रल की पॉइंट है। लाइव एंड न्यूट्रल की पॉइंट पे हम एक एक वायर यहाँ कनेक्ट करते हैं। अब हम पुनः मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस एडाप्टर से निकलने वाले प्लस और माइनस के तार पे क्रोकोडाइल क्लिप के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं। और अब इस पे पावर ऑन करता हूं। पावर ऑन करते ही आपको इसमें वोल्टेज जो है कितनी आ रही है वो दिखाई देगी। आप देख सकते हैं अभी भी जो वोल्टेज है वो 1.42 है। और जैसे ही मैं पावर डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, आप देखिए 2.15 2.72 समथिंग जाकर फिर ये ड्रॉप हो गया है। अर्थात हमारी स्विचिंग सेक्शन की जो कैपेसिटर थी वो सही थी और हमने उन्हें चेक किया है। अब इस परिस्थिति में इसे चेक करना कि आखिर क्या कारण है कि ऐसी परिस्थिति बन रही है, ये प्राइमरी सेक्शन से प्रॉब्लम जो है अब नहीं समझ में आ रहा। अब ये समझ में आ रहा है कि ये सेकेंडरी सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकेंडरी सेक्शन इसे चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए मैं क्रोकोडाइल क्लिप को पहले यहां से निकाल दे रहा हूं और इसके मल्टीमीटर के प्रोब को मैं कंटिन्यूटी पे ले रहा हूं और इसके चार्जिंग सेक्शन को, जो अगर इसमें पावर चार्ज हुए होंगे, जो कि होते ही है, मैं उसको पहले शॉर्ट कर दे रहा हूं। ये शॉर्ट करने के बाद अब इसकी सेकेंडरी सेक्शन जो है वो प्राइमरी से निकलते हुए सेकेंडरी जो है वो हमें इस ऑक्टो कपलर के थ्रू गई हुई है और इस ट्रांसफार्मर के थ्रू है। इस ऑक्टो कपलर को चेक करने की आवश्यकता है। ये भी कहीं से कोई शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रही है। ऑक्टो कपलर में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। बाकी पार्ट्स की पोजीशन जो है वो आप देख सकते हैं, कहीं से कोई चीज जली हुई दिख नहीं रही है। इस कैपेसिटर की पोजीशन,
ये भी ठीक ही बता रही है, इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ एक चीज है, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए एक जेनर लगी हुई है और यहाँ 2 डायोड भी लगी हुई है। इन दोनों डायोड को एक बार चेक कर लेता हूं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जेनर की क्या पोजीशन है दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। आप देखो ये जेनर पूरी तरह से शॉर्ट बता रही है। दोस्तों इस तरह का एसएमपीएस में आपको एक निश्चित वोल्टेज प्राप्त हो, इसके लिए जेनर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जेनर डायोड जो है यहाँ इस्तेमाल किया गया है, निश्चित रूप से ये 12 वोल्ट की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए किया गया है। अर्थात इस तरह के एसएमपीएस में अगर इस जेनर को हम हटा दें तो 12 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की सप्लाई इस पे बनेगी और इस पे जो सप्लाई बनेगी उसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ 12 वोल्ट का जेनर यूज किया गया है। सबसे पहले इस जेनर को डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक बार बीप दे रही है तो इसको डिस्कनेक्ट करके बाहर निकाल कर चेक करते हैं। दोस्तों ये जेनर बाहर आ गई, मेरी मीटर जो है वो कंटिन्यूटी पे लगी हुई है। अब इसे एक बार चेक किया जाए। दोस्तों ये जेनर पूरी तरह से शॉर्ट है। दोस्तों इस जेनर के शॉर्ट होने के बाद ये जेनर जब मैंने निकाल दिया है तो अब निश्चित रूप से इस सप्लाई में जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट से तो अधिक होगी। मैं 200 पे सेट करता हूं, एक बार इसकी वोल्टेज टेस्टिंग कर लेता हूं। ये मैंने फिर से क्रोकोडाइल क्लिप के थ्रू प्लस में कनेक्ट किया हूं और इसके नेगेटिव को मैं यहाँ क्रोकोडाइल क्लिप के थ्रू फिर से नेगेटिव पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब ये दोनों ही प्रोब मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। मैंने इसको 200 वोल्ट की रेंज पे ले लिया है और अब इस पे सप्लाई देने की आवश्यकता है। अब इस पे मैं सप्लाई देता हूं। आप देखिएगा वोल्टेज जो है वो आनी चाहिए और 12 वोल्ट से अधिक आनी चाहिए। दोस्तों ये 25, 26 वोल्ट, 24 वोल्ट के रेंज पे आ रही है। कैपेसिटर चूंकि 1025 की आउटपुट में लगी हुई है वो खराब हो सकती है, इसीलिए मैं इसे निकाल दे रहा हूं। अब ये चूंकि 25, 24 वोल्ट, 25 वोल्ट के रेंज में आ रही है वोल्टेज यहाँ, तो अब यहाँ सबसे पहले हमें 12 वोल्ट की जेनर लगाने की आवश्यकता है। अगर हमें एक्यूरेट वोल्टेज चाहिए तो यहाँ 12 वोल्ट की जेनर हमें लगानी पड़ेगी। दोस्तों इस जेनर की दोनों पॉइंट को मैं डिसोल्डरिंग विक के थ्रू क्लियर कर ले रहा हूं। दोस्तों दोनों ही पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गई है और ये हमने एक 12 वोल्ट की जेनर ले ली है। 12 वोल्ट की जेनर जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डायोड की पोजीशन जो है वो जल चुकी है, लेकिन चूंकि यहाँ एरो की जो मार्किंग है वो इस ओर है, तो जहाँ एरो की मार्किंग है वहाँ
डायोड में एक ब्लैक पॉइंट बना होता है, ये ब्लैक पॉइंट एरो की तरफ रहती है। ये देख के लगाने की आवश्यकता है, यहाँ उल्टा लगाना खराब होने का कारण बन सकता है। तो यहाँ ब्लैक वाली जो धागी है वो एरो की तरफ लगाते हुए आप इसे सोल्ड कर दीजिए। सोल्ड करने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा वायर हैं उसको आप काट दीजिए। और चूंकि 12 वोल्ट जेनर यहाँ मैंने लगाया है तो ये आउटपुट वोल्टेज जो 22, 24, 25 के रेंज पे वोल्टेज उस समय सप्लाई में दिखा रही थी उसको कंट्रोल करेगी और ये 12 वोल्ट के रेंज पे अब वोल्टेज आउटपुट देगी। ऐसा होना चाहिए चूंकि जेनर इसमें लग चुका है। अब मैं इस पे वोल्टेज एसी इनपुट चालू कर रहा हूँ। आप जैसे ही देखिएगा मैंने एसी इनपुट चालू किया, प्रॉब मेरे दोनों क्रोकोडाइल क्लिप से कनेक्टेड है, 200 पे सेलेक्टेड है डीसी वोल्ट में और मैं 220 एसी इस पे इन कर रहा हूँ। अब आप देखिए ये 13.2, 13.3 इस रेंज पे वोल्टेज की सप्लाई दे रही है। अब जब आप इस पे लोड दीजिएगा तो ये 12 वोल्ट पे कंट्रोल हो जाएगा। तो आप देखें कि बड़ी ही आसानी से किसी भी एसएमपीएस को आप चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद उसे बना भी सकते हैं। आप देखिए इसकी एलईडी भी प्रॉपर जल रही है और ये 13.3 वोल्ट की सप्लाई दे रही है। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी। अब एसएमपीएस में भी मैं आपको वीडियो दूंगा, लगातार दूंगा। एम्पलीफायर की वीडियो भी चलेगी। आप घर में अपने लिए छोटे मोटे एम्पलीफायर किस तरह से तैयार कर सकते हैं और उस एम्पलीफायर का उपयोग आप घर में कैसे कर सकते हैं ये भी हमारी वीडियो में लगातार रहेगी। मैं एसएमपीएस का भी वीडियो लगातार आपको देता रहूंगा। ये आज एक छोटा सा वीडियो मैंने 12 वोल्ट 1 एम्पेयर के एडाप्टर में दिया जिसमें आपको दिखाया कि इसकी प्रॉब्लम क्या थी और इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।